नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्तों पूछे स्वागत करती हूँ सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दिल से हमेशा प्रार्थना करती हूँ जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है बहुत ही अच्छी रहे और स्वस्थ रहे। तो दोस्तों हम यहाँ पे कर चुके थे घर के अंदर एंट्री, और एंट्री करने के बाद में आप लोग देख सकते हैं घर का क्या हालत है। स्वाभाविक सा बात है, घर पर इंसान नहीं रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, और मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मुझे गंदा बोले चाहे कैसे भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे इतना फ़र्क पड़ता है मेरे बच्चे का तबीयत सही रहे, बस, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जिस चक्की में पीस रही हूँ वो तो मुझे पता है मेरी क्या हालत है, इसलिए मुझे ना तो दूसरे से शिकायत करनी है, ना दूसरों के बारे में सुनना है। अगर दूसरा कुछ कहे तो बिस्तर का हाल आप लोगों ने देखा कितनी बुरी हालत हो रही है, और पूरे घर का मतलब इस तरह हालत हो रखी है। इन सबको सही करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। बच्चे अभी भी हॉस्पिटल से बस कमरे के अंदर एंट्री किया है, तो अभी सोचूंगी जितना जल्दी हो सके बच्चों को रेस्ट करा पाऊँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी अभी आया है तो सोनू थक गया होगा। अभी उसका हाथों से पट्टी वगैरह नहीं उतरी है, यानी वो जो सुई निकलने के बाद में निकालते हैं, डॉक्टर ने बोला है इसका हाथ जो है कच्चा है, यानी बहुत ज़्यादा नरम है ना, तो इस टाइम ब्लीडिंग हो सकती है। उसे आप तब तक लगा के रखो जब तक कि पूरी तरह से सूख ना जाए। तो सोनू देखिए घर में आने के बाद ही काम सा करने के लिए लग रहा था, तो मैं कह रही थी बेटा आप क्या कर रहे हो? बोल रहे मम्मा आप अकेले करोगे, मैं भी थोड़ा आपका हेल्प कर देता हूँ। तो मैंने उसे समझा बुझा के बोला बेटा ये मैं कर लूँगी, आप परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे देखते हैं ना कि मम्मी काम कर रही है, तो फिर बच्चों को भी ऐसा लगता है मैं भी थोड़ा कर दूँ, शायद हेल्प हो जाए। लेकिन उसे कैसे समझाऊँ कि बेटा तू तो मेरी जान है, तू इस तरह से मत किया कर, तेरे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तू स्वस्थ रहे, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। फाइनली उसको समझा के मैंने बालकनी में भेज दिया है, क्योंकि यहाँ पे डस्ट वगैरह उड़ेगा। मैं बिस्तर को सही करूँगी सबसे पहले, क्योंकि बिस्तर में सही करने के बाद में बच्चों को पहले रेस्ट कराऊंगी, उसके बाद में बाकी का काम करूँगी। और सोनू अगर यहाँ पे रहेगा ना तो उसे एलर्जी की वजह से उसे जुकाम खांसी है ना, प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। और वही जो मेन प्रॉब्लम है सांस फूलने वाली, तो सांस फूलने लग जाएगा। इसलिए दोनों भाइयों को बाहर बिठा दिया टंकी के ऊपर, तो वो लोग वहीं पे बैठ के खेल रहा है। मैं यहाँ पे जो भी बेडशीट वगैरह है और जो भी डस्ट वगैरह है सब कुछ अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और मकड़ी के जाले वगैरह भी लग चुका है बिस्तर के ऊपर ये इतने दिनों में। तो घर में अगर नहीं रहता ना तो होता ही है, स्वाभाविक सी बात है। छोटे बच्चे को लेकर अकेली तो आप जो भी औरत समझते हैं ना मुझे, तो वो ज़रूर समझेंगे कि क्या परेशानी है मेरी और क्यों नहीं हो पाता है मेरा काम या फिर कुछ भी। अभी तो बहुत दिनों बाद आई हूँ, ये सब को करने में मुझे कम से कम 10-12 दिन तो लग ही जाएगा, और पता नहीं 10-12 दिन के अंदर कौन कौन सी पहाड़ें टूटने बाकी है। तो दोस्तों बिस्तर की बेडशीट उठाने के बाद में, गुदरे वगैरह उठाने के बाद में मैंने जो है झाड़ लिया, और उसके बाद में यहाँ पे जो धुपा हुआ बेडशीट है वो बिछा रही हूँ। सारे बेडशीट में बताऊँ आपको कि इस टाइम ना फटा हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी मैं कुछ भी नहीं लाऊंगी। बस जब तक बच्चे बड़े नहीं हो ना, पता नहीं शायद मैं कुछ ही ले आऊँ, क्योंकि समझ सकते हैं आप लोग, मेरा बेटा बार बार में बीमार पड़ जाता है ना, उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर है। तो क्या करूं, वो खाता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं खाता है। उसको खाना दे दोगे ना उतना खाने में से खाएगा और बाकी फेंक देगा। तो क्या कर सकती हूँ, हर वक्त है ना ऐसा नहीं हो पाता बच्चे को उठा के आप खिलाते रहो। कई बार इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना कि जहाँ संभव नहीं हो पाता, तो उस टाइम फिर वो भूखा रह जाता है, और बाद में अगर दोबारा से खिलाने की कोशिश करो तो फिर बच्चा भी नहीं खाता है। तो बहुत सारी परेशानियाँ होती है माओ के साथ में खास करके। लेकिन जब इंसान अकेले हो ना तो और भी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि मुझे बाहर भी भगना पड़ता है ना, ये सबसे बड़ी मेन वजह हो जाती है। अभी घर में आ तो गई हूँ, लेकिन पता है सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर ख़त्म हो चुके हैं। सिलेंडर तो जाने से पहले ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन है ना अभी भराना पड़ेगा। तो मैंने जैसे कोशिश किया ना फ़ोन से भराने की, तो फिर नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। नंबर वगैरह वो हो जाता है ना बहुत दिनों बाद में, तो शायद अगर नहीं हुआ ना तो फिर मुझे गैस एजेंसी जाना पड़ेगा। और बच्चा अभी अभी आया ही है हॉस्पिटल से, तो अगर गैस एजेंसी जाऊंगी तो उनको कहाँ तो छोड़ के जाऊँ, कैसे तो लेके जाऊँ, कैसे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है, और ये हर रोज़ की हेडेक है, मेरा एक दिन का हेडेक नहीं है। तो दोस्तों बेडशीट जो है नीचे वाला मैंने बिछा दिया था, उसके बाद में बिछा रही हूँ गुदरा, क्योंकि एक तो ठंड का सीज़न है और बच्चे छोटा है तब तक तो होएगा, यानी कि तब तक तो बिछाने पड़ेगा, जब तक कि छोटू हमारा 5-6 साल का नहीं हो जाए तब तक तो मैं इसे बिछाने वाली हूँ। और गुदरा मुझे भी पसंद है। तो ये है हॉस्पिटल लेके गए थे जो ब्लैंकेट, लेकिन दोस्तों इसको धोना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं धो पाऊँगी। ऑलरेडी घर में इतना ज़्यादा काम पड़ा हुआ है ना, और फिर मेरे भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इस वजह से मुझे जो है ये सबको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अभी हिम्मत नहीं है मेरा, सच कहूँ तो बिल्कुल ही करने के लिए। और मम्मी यहाँ पे भूल गई है पर्स, अब पता नहीं वो कैसे जाएगी, वो तो भगवान जाने। पर्स भूल गई है, उनके पर्स में पैसा था जाने के लिए 150 रुपये, लेकिन अब पता नहीं वो कैसे एडजस्ट करेगी। अगर उनके पास पैसा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उनको पैदल ही जाना पड़ेगा।
और उनके फ़ोन में भी है ना बैलेंस नहीं है, मुझे बोला था डलाने के लिए, लेकिन मेरा यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है नेटवर्क, पता नहीं क्यों बंद हो रहा है। अब होगा कोई पेपर वगैरह, कभी भी कोई पेपर वगैरह होता है ना हमारे यहाँ पे, तो नेटवर्क जो है काट दिया जाता है। होगा कुछ ना कुछ इस वजह से काट दिया गया है, और पता नहीं कब तक आएगा। उसके बाद में मम्मी की रिचार्ज कराऊंगी, और तब तक अगर उनके पास कोई पैसा नहीं होगा ना, पता नहीं वो कैसे जाएंगे, कैसे तो एडजस्ट करेंगे। और भगवान बस मेरी मम्मी को घर तक पहुँचा दे, यही प्रार्थना करती हूँ। और ऐसी बात नहीं है, दुनिया में हर तरह के इंसान है, बहुत लोग ऐसे अच्छे मिल जाते हैं जो ड्रॉप भी कर देते हैं बड़े बुजुर्गों को देखकर। और पैसे वगैरह अगर कम भी होता है ना तो भी लेते भी नहीं, कई बार मम्मी बोलती है। और सच में है, अच्छे इंसान तो है आज भी दुनिया में। एक इंसान गलत हो जाने से दुनिया के सारे इंसान गलत नहीं हो जाता है। बहुत लोग बहुत तरह के अच्छे होते हैं। इंसान जब बाहर जाता है ना पता लगता है। अभी मैं घर बाहर दोनों चीज़ें कर रही हूँ ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बिस्तर को कर दिया कंप्लीट, मच्छरदानी भी हाथों हाथ टाक दिया ताकि बच्चों को मच्छर ना खाए। तो फाइनली अब जो है एक काम हो गया कंप्लीट, और रह गए हैं नीचे नीचे का काम। तो नीचे नीचे का देख लेंगे जब टाइम मिलेगा तब करेंगे। सबसे पहले बच्चों का मेन है तो उन्हीं का करूँगी। यहाँ पे आ चुका था सोनू, तो सोनू को मुझे सबसे पहले देना है यहाँ पे पंप, जो कि उसे लग चुका है, और ये पंप बहुत ही लंबे समय तक उसे लेना पड़ेगा। और मैं उसे बता रही हूँ किस तरह लिया जाता है। तो उसने एक बार ले लिया, और डॉक्टर ने बोला है कुछ सेकंड बाद में, 10 सेकंड बाद में फिर दूसरा वाला देना, यानी दूसरा जो कप होता है वो देना। अब जो लोग पंप लेते हैं वो समझ जाएंगे दूसरा कप किसको बोलते हैं। तो इस तरह से उसको पंप दे दिया। पंप देने के बाद में मैंने बोला 2 मिनट और बैठ जाओ, उसके बाद में जो है मैं आपको थोड़ा रेस्ट कराऊंगी। तो छोटू तो रोने लग रहा था कि मुझे नहीं सोना, लेकिन उसको ज़बरदस्ती उठा रही हूँ अंदर, यानी मच्छरदानी के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। फाइनली दोनों बच्चे अंदर मच्छरदानी के जा चुके हैं, और मैं जो है उसको एक दवाई और देना है। और मैं कह रही हूँ लाओ हाथों से ये उतार के देखती हूँ कि अभी सही हुआ कि नहीं। तो फाइनली सूजन आ रखा था बहुत ज़्यादा, सूजन तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप ही मिट जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने रेस्ट कर लिया था। रेस्ट करने के बाद में ये हो रही शाम की टाइम, यानी कि रात की टाइम यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ चावल, क्योंकि मुझे भी बहुत दिन हो गया था घर की खाना खाई हुए। और मैं रोटी तो वैसे खाना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मजबूरी में खाती हूँ। जब घर पे आई हूँ ना तो फिर चावल ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे चावल ही खाना होता है। और इतने दिन बाद तो है ना, जब घर पे आने के बाद खाना खा रही हूँ तो चावल खाना पसंद करूँगी। तो यहाँ पे मैं पक्के वाले चावल को धो लिया है। मैं सोच रही हूँ कि ना तीनों चावल खाएंगे, अब अलग से कौन रोटी बनाएगा। और वैसे भी थकी हुई तो मैं भी हूँ ना, तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, थोड़ा सा फीवर भी हो रहा था, मेरी भी दवाई वगैरह चल रही है, बहुत सारी जाँचें वगैरह हुई है। अब देखो जाँचों की दवाई तो दी है उन लोगों ने, और 10 दिन बाद में बुलाया है, और 10 दिन बाद में जाने के बाद में देखते फिर वो क्या कहते हैं। तो जी फाइनली चावल को जो है चढ़ा दिया था गैस पर, और मैं यहाँ के लेके आई थी थोड़ा सा सब्जियों में मैं यहाँ पे लेके आई हूँ मछली, जो कि मैं खाती हूँ। मछली की सब्जी बनाऊंगी। साथ में यहाँ पे पालक की साग लेके आई हूँ, तो पालक की तो भुजिया बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे खड़ा है छोटू, जो कि थोड़ा थोड़ा परेशान करे जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मैं कह रही हूँ पालक की जो साग है वो क्या नाम है, फ्रिज में से निकला है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा है, हाथ मत लगाओ, लेकिन बच्चा है मानता ही नहीं है। इसमें से पालक को छाँट छाँट कर लेना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ पालक की पत्तियाँ ख़राब भी आ जाता है। हम वैसे भी किसी भी सब्ज़ी को अगर छाँटते हैं ना तभी तो बनाते हैं, बिना छाँटे तो कोई बनाते नहीं होंगे। तो दोस्तों डीप फ्रीज में से मछली निकला है ना, देखिए किस तरह पत्थर की तरह जमा हुआ है। अब इसे पिघलने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे मैंने एक प्याज, एक टमाटर वगैरह जो भी है निकाल लिया है सब्जी के लिए जो चाहिए। इधर मोबाइल के जो चार्जर है वो पूरी तरह से मतलब ऐसे लग नहीं रहा है, पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं है मेरे आसपास में, जो भी सामान लेना होता है ना मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है। सबसे बड़ी मेन परेशानी तो यही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज, जो कि छौंकने के लिए। और ये जो है ना ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी बनाऊँगी मैं उसके लिए है। बाकी पालक की तो भुजिया बनाऊंगी, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करूंगी। रही बात लहसन की, तो लहसन इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगे आ रहे हैं, शायद हर शहर में यही होगा। 90 रुपये पाव, 100 रुपये पाव, बढ़िया वाली तो 120 रुपये तक का पाव आ रही है। और जो चूरा वाला लहसन है वो आ रही है 90 रुपये, 100 रुपये पाव। तो समझ सकता है कितना ज़्यादा महंगाई है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक ले लिया है। और लहसन का क्या बोले, बिना लहसन के तो सब्ज़ी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मजबूरी में है ना थोड़ा सा 1-2 दाने डालना ही पड़ता है। और 1-2 दाने अगर नहीं डालोगे ना तो मांस मछली की जो सब्ज़ी होती है वो फिर अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए डालना मजबूरी हो जाता है। तो यहाँ पे छोटू तब तक नहीं जाएगा जब तक कि मेरा काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा। और बच्चे हैं ना अभी रेस्ट करके उठ चुके हैं, तो इस वजह से वो लोग सोएंगे भी नहीं जल्दी। और वैसे भी मेरे बच्चे लेट ही सोता है। सोनू बेचारा जो है अंदर बैठा हुआ है,
उसे कहा गया है कि आप रेस्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। डॉक्टर ने ये बुलाया उसे रेस्ट करने दो और हेल्दी खाना देना, और पंप जो है उसे टाइम टू टाइम देना। पंप आपको मिस नहीं करना है, और ये जो है बहुत लंबे समय तक चलेगा, ऐसा गलती मत करना। यानी आप समझ सकते हैं ऑलरेडी मेरे पास जो जिम्मेदारी था वो क्या कम था। अब एक जिम्मेदारी ये है कि उसे किसी भी हाल में मुझे दवाई देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों कभी कभी तो ऐसा मतलब ऐसे ही मन में आता है कि कहीं ऐसा ना हो बच्चे पंप के लिए परेशान हो या फिर तड़प रहे हो और मैं भूल जाऊं तो क्या होगा। एक जिम्मेदारी और माथे पर मतलब आ गया, और ये जिम्मेदारी जो है बहुत ही लंबे समय तक चलेगा, तो समझ नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे। और यहाँ पे हमारा छोटू महाराज जो है अपना ऑर्डर चलाता रहता है 2-2 मिनट के अंदर, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, ये ऐसे नहीं होगा, बर्तन यहाँ नहीं रहेगा, बर्तन गीला क्यों है। उसका 70 भाषण सुनने को मिलता है तो दिमाग वैसे आउट हो जाता है। और अगर मैं बाई चांस भूल गई ना दवाई देना तो पता नहीं क्या होगा। जी तो घबराता ही है, लेकिन इंसान है, कभी ना कभी तो ऐसा हो सकता है कि है ना मैं भूल जाऊँ। अभी आप लोगों के सामने की बात है, देखा आप लोगों ने कि इसका बाप ने मेरा कितना साथ दिया। तो ऐसा ही है आज की दुनिया कहे या फिर पहले की दुनिया, क्योंकि मेरी सासू भी है ना, मैं बोलना नहीं चाहती इस शब्द को, नहीं मुझे इस शब्द से कोई जलन है नहीं कोई और बात है, कि है ना मेरी सासू भी विधवा थी और उनको पैसे की सख्त आवश्यकता थी। हर औरत को होती है, हर इंसान को होती है गृहस्थी को चलाने के लिए, बाकी पैसा कोई खाता थोड़ी है। तो मेरा पति उस टाइम 30 साल के थे, 32 साल के थे, है ना, लेकिन फिर भी वो काम वगैरह नहीं करते थे। और वो बूढ़ी माँ जो राशन से आती थी, राशन वगैरह उससे, और है ना जो विधवा पेंशन आती है ना, एक विधवा की पेंशन आती है, उस पेंशन से इस तरीके से वो घर वगैरह चलाया करती थी। बीच में बेटियां आ जाती थी। अब बेटियां तो आएंगे माँ के पास में, लेकिन उनका अलग नियम है, अलग ही रूल है। वो नियम मुझे तो पसंद नहीं आता है, लेकिन जिस देश का जो कल्चर होती है वो उसको फॉलो करना पड़ता है। तो उनका बेटी आ जाती है, आने के बाद में वो कभी ये नहीं समझे कि है ना मेरी माँ किस हिसाब से मतलब घर चला रही है, जबकि उनको पता होता है एक माँ कैसे घर चलाती है। जो विधवा पेंशन आती है, जमाई वगैरह आता है, तो उसमें से उठा के 100-200 रुपये जो भी हाथ में देना होता है वो दे देते हैं। और मेरी सासू की 4 बेटी है, तो 4 बेटियों में से कोई ना कोई हमेशा आया हुआ ही रहता है, तो वो खाली नहीं रहती थी कभी भी। और जो राशन में से अनाज मिलता था, जैसे मेरे सासू थी और उनके यानी जो मेरा देवर कहे या जेठ कहे, ये लोग 2 भाई थे, यानी 4 जने के अनाज मिलता था। 40 किलो कुछ एक मिल जाता था, तो उससे वो लोग घर चलाते थे, गुजारा करते थे। और गाँव में सब्जियाँ वगैरह इधर उधर से आ जाते थे, बड़े बुजुर्ग है ना, तो उनको दे जाते थे, या कुछ भी समझ सकते हैं। तो गाँव में उतना खर्चा भी नहीं होता था। छाछ वगैरह ढाणी में से लेके आ जाते थे, तो उससे कढ़ी वगैरह हो गया या छाछ रोटी खा लिया, मतलब कैसे भी करके दिन गुजारा करते थे। लेकिन यह आदमी इतना जवान था, 30-32 साल के थे, तभी वो काम नहीं करते थे। बस दुनिया की क्या बोलूँ कि वही बात है ना, शब्द गलत हो जाता है कि है ना, ये ऐसे बस आवारागिरी करते रहते थे। तो इस आदमी का तो नियत ही है इस तरह की आवारागिरी करना। अगर ऐसी नहीं होती तो फिर वो अपनी माँ को तो सुख से रख ही सकते थे। अगर उस टाइम वो अपनी माँ को 1000 रुपये भी कमा के देते ना, मैं सच कहूँ तो उनके माँ तो उसी में खुश थी। लेकिन ये मेरा पति जो है ऐसे थे, 1000 रुपये तो क्या उल्टा और लेके आते थे। मेरी सासू की ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी मेरा पति एक बार बीमार पड़ गए थे, उनको टीबी हो गया था। तो उस टाइम देखिए, हर बच्चा जब बीमार पड़ जाता है ना, माँ के पास में जो भी गहना या जो भी रहता है सब कुछ वो बेच देती है उस बच्चे के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बस बच्चे को बचाने की सोचती है। तो मेरी सासू भी मेरे पति के लिए बहुत किया है। उनके गाँव वाले हो गया, फैमिली हो गया, वो खुद भी बोलते हैं। और मेरे सासू ने खुद ने अपनी ज़ुबानी से बोली है, जब मेरे पति है ना बीमार पड़ गए थे, उनको टीबी हो गया था, क्योंकि उनको एक गंदा लत था। गंदा लत का मतलब उनको गुटखा खाने की आदत थी, तो गुटखा ज़्यादा खाने की वजह से उनके है ना कुछ जम गया था, तो इस वजह से उनको टीबी वगैरह हो गया था। तो टीबी होने के बाद में मेरी सासू के साथ पास में जो भी जेवर वगैरह गहना वगैरह था, उन्होंने ना पूरी तरह से बेच दिया, बेच के उनका इलाज करा दिया था। और उनके इलाज में बहुत सारे पैसा, पीतल के बर्तन वगैरह, जेवर बेचने के बाद में जब उनके पास में पैसा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था ना, तो पीतल की काशी के बर्तन पहले के ज़माने में होया करता था। और मेरे जो ससुर जी थे ना, वो अकेले थे, यानी एक ही बेटा था उनके। तो उनकी यानी मेरी जो दादी सास थी, उनके पास में पीतल की काशी के बर्तन वगैरह थे, तो मेरी सासू के पास वो रह गए थे, क्योंकि वो ये अकेली बहू थी। तो उन्होंने क्या किया था, उनमें से भी कुछ बर्तन है ना बेच दिया था, और बेच के मेरे पति का इलाज करा दिया था। और मेरे पति जब है ना
बहुत ज़्यादा बीमार थे, यानी बचने की उम्मीद नहीं था। बिस्तर में बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि चद्दर की तरह पड़ा हुआ था, बहुत ही बुरी स्थिति में थे। सभी बोलते गाँव वाले कि है ना ये बच गया बहुत है, क्योंकि ये बचने की स्थिति में नहीं था। मेरे सासू भी यही सोचकर बहुत सारी चीज़ें जो है बर्बाद कर दिया, यानी बच्चों के पीछे लगा दिया, जो कि हर माँ लगाती है। लेकिन मेरे पति सही हो गया था, उसके बाद में वो फिर ऐसा आवारागिरी करने लग गया था। पहले तो एक लड़की को इस तरह लेके गए थे, फिर उसके साथ में जो करना था करके कुछ दिन रख के या जो भी है मैं उनको छोड़ दिया। उसके बाद में गाँव में बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई थी, जहाँ पे गाँव में रहने लायक नहीं था। आप कोई भी गाँव को उठा लीजिए, चाहे मेरे गाँव क्यों ना हो, हर गाँव में है ना, अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं तो फिर वहाँ लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही परेशानी हो जाती है। आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रही हूँ। जैसे मैंने शादी कर लिया अदर कास्ट में और मेरा पति ने मुझे छोड़ दिया, तो मैं अब कभी है ना गाँव नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि हमारे भी गाँव का नियम है। नियम का मतलब कि सब ऐसे बेइज्जती करते हैं, कोई बैठना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, चाहे वो लोग खुद कुछ भी कर ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सामने वाला बंदा या कोई भी मतलब ऐसे इंसान कर देता है ना, तो फिर गाँव वाले का यही रिएक्शन होता है, गलत होता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं भी कभी गाँव नहीं जा पाऊँगी। तो दोस्तों मेरा पति इतना समझदार थे, उस टाइम उनका जो पढ़ाई था वो भी हो चुका था, एनवी 12वीं पास कर चुके थे और कॉलेज का भी पढ़ाई हो चुका था। उसके बावजूद भी वो इंसान है ना घर में 1 रुपये कमा के नहीं देता था। कभी किसके पास चला गया, दोस्त के पास में, कभी किस बहन के पास चला गया। इसी तरह से वो अपना आवारागिरी करता रहता था और माँ बेचारी परेशान होती थी। तो अगर मैं ये सब चीज़ें आँखों से नहीं देखी हुई होती ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती। लेकिन मैंने ये सब चीज़ें देखी हुई है कि मैं किस तरह से है ना मेरा पति मेरे सास को टॉर्चर कर चुके थे मेंटली और फाइनेंशियली। तो ये सब देखने के बाद में ऐसा लगता है कि जो इंसान माँ के साथ में ऐसा कर सकता है ना, तो मेरे साथ में करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली सी बात है। क्योंकि जिनको माँ की दुख देखने से, जिनको माँ की तकलीफ देखने से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको दूसरे की बेटी का दुख या फिर जो नन्हे से बच्चे हैं उनसे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे दिल को मैंने समझा दिया है। और वो कहते हैं ना, इंसान जब बहुत दिनों तक कुछ चीज़ों को सहन करता है ना, तो फिर बर्दाश्त हो ही जाती है। मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सी औरतें जो सहन करती है ना, धीरे धीरे इंसान को सब्र आ जाता है कि हाँ वो इंसान, और समझ में आ जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो ऐसा ही करेगा, उसका आदत का पता लग जाता है। तो इसलिए मुझे भी ना सब्र आ गया कि ना तो वो पैसा देगा ना कुछ देगा, और उसको चाहिए तलाक, और तलाक भी शायद वो नहीं भी दे, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो रह रहा है ऑलरेडी, क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं ज़्यादा कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बच्चे छोड़ के ना तो मैं जा सकती हूँ कहीं पे, कोई भी रखने वाला नहीं है, ना ही तो मैं लेकर जा सकती हूँ। तो उसको ऐसा लग रहा है उसने बहुत बड़ा मतलब अच्छा काम किया है, तो कोई बात नहीं, उसका अच्छा है, उसको लग जान दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अगर मैं सासू का ये सब चीज़ें नहीं देखती ना अपनी आँखों से, तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन सासू का ये चीज़ मैंने अपनी आँखों से देखा है, जहाँ पर वो बर्तन मांजने के लिए 10 रुपए की जो बीम आती है ना, उसके लिए भी तरसती थी। मैं जयपुर में रहते हुए जब मैं गाँव गई ना, तो मैंने उनको कई बार साबुन ले जाके देती थी, लेकिन वो साबुन है ना उनकी बेटी ले जाती थी, इसलिए फिर मैंने भी देना बंद कर दिया। तो दोस्तों ऐसे ही है ना, इंसान जब घर परिवार में देख लेता है सब कुछ, तो फिर इंसान को सब्र करने की क्षमता भी आ जाती है। और मेरे सासू बहुत अच्छी इसलिए थी क्योंकि वो है ना हर चीज़ें वो देख रही थी मेरे सामने, जो कि नहीं देखना चाहिए था। और बेटा उनका, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, चारों ऐसे हैं, 4 बेटियाँ भी उनकी ऐसी ही है, कोई भी बेटा या फिर बेटी उनका सही नहीं था, सारे ऐसे थे। और मैं ये कहूँगी कि भगवान, मेरे सासू ने जितना दुख पाया ना, किसी भी माँ को ना मिले, क्योंकि वो दुख मतलब देने लायक तो नहीं है, लेकिन क्या करे ऐसा बेटा हो गया था। कोई भी बेटा सही नहीं है, भले ही वो लोग गृहस्थी में, इनका जो बड़े भाई वगैरह है गृहस्थी में परिवार में अच्छे हैं, लेकिन माँ के प्रति कोई भी सही नहीं थे, सभी ऐसे थे। तो इसलिए ऐसे इंसान किसी का भी नहीं हो सकता है, इनका तो फैमिली ऐसी है। और रही बात मेरी फैमिली की कि भाई आप दूसरे की फैमिली की बुराई कर रहे हो, तो मेरी फैमिली भी अच्छी नहीं है। मेरी फैमिली भी है ना सबसे ज़्यादा बेकार फैमिली है। मेरी फैमिली में मेरे चाचा वगैरह, बुआ वगैरह सब सही है, अपने आप में सही है, लेकिन ये है कि मेरे पापा ही ख़राब है। तो जब मेरे पापा ही ख़राब है तो फिर इसमें कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन ये है कि जब इंसान का पति या फिर पिता ख़राब रहता है ना, तो फिर कोई संसार से लड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि वो कहता है ना खुद का सिक्का ही खोटा है, तो फिर आप दूसरे को क्या कहोगे। तो वही वाली बात है। तो मैंने तो सब कुछ देखी हुई है, और धीरे धीरे शायद आगे और भी ज़्यादा सब्र आते जाए। और अभी बस मेरे पास पैसे कमाने की कोई जरिए नहीं है ना, इस वजह से मैं इतना ज़्यादा मायूस और टूटी हुई हूँ। बच्चा छोटा है, भगवान से यही आशा करती हूँ बच्चे बड़े भी हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि बाबू को छोड़ गया था उसके पापा जब वो 12 महीने का था। अब थोड़ा सा तो ठीक है मेरी स्थिति।